स्त्री विवंश बनाम भारत की बेटियां। 90 का दशक आते आते हम हाई स्कूल में थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ देखा सुना था, परंतु समझ न आया था। मसलन कक्षा 8 तक हमारी कक्षाओं में लड़के लड़कियां साथ बैठते थे। 9वीं में दाखिले के पश्चात ऐसा क्या हुआ कि वही लड़कियां क्लास में तब आती जब विषयाध्यापक आते और क्लास समाप्त होते ही उन्हीं के साथ वापस चली जाती। स्टाफ रूम के सामने कुछ पेड़नुमा बागीचा था जिसे रेस्ट रूम कहा जाता। वहीं हमारे इंटर कॉलेज की 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं स्टूलों बेंचों में बैठे निहारा करती कि गुरुजी क्लास में तो नहीं जा रहे, या कभी कदा वे स्वयं इन्हें अपने साथ ले जाते। ये भी देखा कि क्लास बढ़ने के साथ ही लड़कियों की उपस्थिति कम होती जाती और कुछ तो सीधे अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में ही आती। एक और बात यहाँ साझा करना प्रासंगिक जान पड़ता है कि यदि कोई बच्ची घर के बाहर कहीं जाती तो अकेले नहीं, न हुआ तो 5-6 वर्षीय उसका भाई साथ भेजा जाता। दीदी की खुफियागिरी। भौतिक शास्त्र, रसायन और गणित में उलझा वो समय इन विश्लेषणों में कैसे वक्त जाया करता। ये एक वानगी भर है हमारे उस समाजशास्त्र की जहां उसे देवी कहकर पूजा जाता है। पूरा एक सप्ताह उसकी आराधना का, टनों घी और रुई जलकर स्वाहा, इन तमाम आशीषों के साथ कि निर्भया भी रहेगी और उन्नत पाखंड भी। चंद्रकांत देवताले की देवी वध कविता की पंक्तियां याद आती हैं। खुश होते समय में पत्थर की तरह खड़ा रहा मैं देर तक, सोचने लगा जिन औरतों को नंगा करके सताया और घुमाया जा रहा है, शायद वे भी पत्थर, मिट्टी, सीमेंट की कैद से आजाद हुई होंगी। हमारी बिटिया बहनें जब समाज के नियमों को धता बताकर अपनी शर्तों पर जीवन जीती हैं तो समाज के अहंकार को नागवार गुजरता है। इसलिए जिया खान कथित तौर पर आत्महत्या करती है, प्रत्यूषा बनर्जी फांसी पर लटक जाती हैं, सुष्मिता बनर्जी अफगानिस्तान में मारी जाती हैं और कंदील बलोच को सगा भाई ही गला घोंटकर मार देता है। नारी को लेकर संकुचित विचारों की कथा बड़ी पुरानी है। उपनिषदों में जिक्र आता है कि ऋषि याज्ञवल्क्य जब विदुषी गार्गी से संवाद में पराजित होने लगे तब क्रोध में कहते हैं कि गार्गी, इतने प्रश्न मत करो कि तुम्हारा मस्तिष्क फट जाए। निसंदेह बाबा तुलसी सीता मैया के अनन्य उपासक हैं, बावजूद इसके अनुसुईया के मुंह से उन्होंने कहलवा ही दिया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए बचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात पद पंकजों की सेवा से बड़ा नारी का कोई धर्म है ही नहीं। सीता के तो राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम। हालांकि उसी युग में प्रासाद बहुपत्नियों से सुशोभित थे। महाराजा दशरथ स्वयं 3 रानियों के पति परमेश्वर। कालांतर में सीता ने क्रमशः कई अग्नि परीक्षाएं दी और अंततः मां धरती से अपना आश्रय मांगती हैं। आज की भाषा में सुसाइड या ऑनर किलिंग। इसे ऑनर किलिंग कहेंगे या कोई अन्य शब्द गढ़ेंगे, दरअसल ऑनर किलिंग अग्नि स्नान जैसा ही है। कहीं कहीं इससे उलट दृश्य भी हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में अंबा का आख्यान आता है। अंबा बड़ी स्पष्टता से पितृशक्ति क्षत्रिय कुल में प्रचलित स्वयंवर प्रथा की कठोर आलोचना करती है। भीष्म और अपने मंद बुद्धि पिता को धिक्कारते हुए वह उन्हें उस व्यवस्था के लिए दोषी मानती है जहां वह मात्र एक पण्य स्त्री बनकर रह गई है, जिसे किसी भी ऐसे पुरुष द्वारा हथिया लिया जाएगा जो अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने में सक्षम हो। परंतु अंबा को मिला क्या? जन्म पर जन्म लेकर वह प्रतिकार तो ले लेती है, वर्तमान जीवन को तप में तपा। ये पौराणिक कथा पुनर्जन्म को तो पुष्ट करती ही है, पुरुष के उस रूप का भी जो परशुराम के रूप में गंगा पुत्र के समक्ष नतमस्तक है। अलेक्जेंड्रिया के प्रकांड विद्वान देयान की बेटी हाइपेसा गणित, दर्शन सहित कई विषयों की ज्ञाता थी। वो अपने पिता की विरासत को और आगे ले जा रही थी। विषयों की नए तरीकों से व्याख्या करने वाली हाइपेसा जल्द ही एथेंस के लोगों की आंख की किरकिरी बन गई। उससे नफरत करने वालों ने उसके बारे में तमाम तरह के भ्रम फैला दिए और एक दिन मौका लगने पर हाइपेसा को घेर कर मार डाला। उसके कपड़े फाड़कर शरीर की खाल खींच ली और चराहे पर जला दिया। ब्रेकिंग न्यूज की फहरिस्त लंबी है। इन बेटियों की गलती इतनी भर कि परंपरा से हटकर चलने की हिमाकत। कुछ होती हैं जो अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दी जाती हैं। सारी हिदायतें, कायदे लड़कियों हेतु। अरस्तु ने
तो कुछ गुणवत्ताओं की कमी को औरत बनने के कारक माना था। प्राकृतिक रूप से कुछ कमियों की दलील दी और पुरुष के मानवता का असली स्वरूप बताया। जबकि हकीकत यह है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य व्याप्त फासले प्राकृतिक नहीं सामाजिक हैं। यदि जैविक ऊंच नीच होती तो धरती के हिस्सों में मातृवंशी समाज भी फल फूल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत इसकी जीती जागती मिसाल है। स्त्री समानता की सबसे पहली मांग अमेरिकी क्रांति के दौरान मर्सी वारेन और एबिगेल एडम्स के नेतृत्व में उठी थी। उन्होंने स्त्रियों के मानवाधिकार और संपत्ति के अधिकार सहित सामाजिक समानता की मांग करते हुए इसे संविधान में शामिल करने का दबाव बनाया, परंतु प्रभुत्वशाली वर्ग के विरोध के चलते ये संभव न हुआ। समानता के अधिकार को लेकर संगठित स्त्री आंदोलन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी देखा गया। जरा और इतिहास में चलें तो ओलिंपिक द गाउजेस ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के मॉडल पर स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों की घोषणा तैयार की। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग गठित किया। ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक तथा बेगम रुकैया की सुल्तानाज ड्रीम ने भारत की बेटियों को ताकत देने का कार्य किया। लैंगिक समानता के चिल्ल को मानने वाले चुप होने लगे। आधुनिकता और तत्पश्चात उत्तर आधुनिकता के थॉफ्ट सॉफ्टवेयर से निकले ग्लोबलाइजेशन ने स्त्री का भूगोल बदलना शुरू किया। उदारीकरण ने नारी को उघारीकरण की ओर ढकेल दिया। पुरुष वर्चस्ववाद और जेंडर आधारित उत्पीड़न के साथ ही स्त्री विरोधी अपराधों के नवीन बर्बर रूप नित्य नैमित्तिक हो जाते। टिकाऊ गिरवी स्वर मात्र अकादमिक विमर्शों और साहित्यिक लेखन तक सीमित। स्त्री चिंतन के एक खैरख्वाह एनजीओ और दूसरे सेमिनारों सम्मेलनों के कर्मकांडी विद्वत जन, बजाइए ताली। मुक्त हो गई स्त्री। कोढ़ में खाज यह कि नारी भी इन बहुरूपियों के लाशे में आ गई और चारों खाने चित्त। बाजार है ही ऐसा, लालीपाप चाटेंगे तो रुधिर शर्करा के रोगी होंगे ही ना। आज की चकाचौंध भरी मार्केट उसे कभी वस्तु बनाकर पेश करती है और कभी उसे ही बाजार बनाकर प्रस्तुत करती है। वो बाजार है और बाजार की कठपुतली भी। पारंपरिक जीवन परिस्थितियों से अलग वो जिस दिशा में आज है, वहां उसे स्वेच्छा चुनाव के विकल्प हैं, परंतु इस संकल्प के साथ कि वो आजाद नहीं होने दी जाएगी। पहले वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सजी संवरी थी, अब बाजार के तामझाम में ग्लैमरस ब्यूटीफुल। घर और बाहर दोनों जगह सेट। पुरुष के एक हाथ में लड्डू और दूसरे में पेड़ा है। स्त्री मुक्ति के सही मायने से दूर तमाम जुमले गढ़े जाते हैं। चिप युग में फटाफट प्रोग्रामिंग और एग्जीक्यूट। घर बाहर गली नुक्कड़ शोषण के सूक्ष्म पैने तरीके। एक ऐसा खेल जिसमें स्त्री बोल्ड तो हुई परंतु सातिराना गुगली से बोल्ड कर दी गई। ऐसी सॉफ्ट व्यवस्था। पब और रेव कैसे चल रही हैं? नारी को केवल एक शरीर, एक वस्तु कब तक समझा जाता रहेगा? मॉरल पुलिंग की जरूरत क्यों? अंधे भोगोन्मुख समाज को महामुद्रा चाहिए शरीर की। महान चरित्र गाथाओं से अब से रिफ्रेश होने के माध्यम ग्लैमरस सुंदरियां। औरत को मात्र देह मानने वाली इसी पुरुष मानसिकता पर मर्यादाओं संस्कारों के मानक दरक। भारत में बेटियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जन्म लेना ही है। कोख में खत्म होने से अगर वे बच भी गईं तो विभिन्न शोध अध्ययन बताते हैं कि बेटियों के बेटों की अपेक्षा दोयम भोजन और दोयम शिक्षा दी जाती है। संविधान प्रदत्त अधिकारों की लड़ाई से घर और समाज में इन्हीं को लड़ाकर उल्टा की संज्ञाओं से भी विभूषित किया जाता है। आर्थिक जिम्मेदारियों को बराबर बांटने वाली भारतीय महिलाएं अपने लिए स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती। उनकी पीड़ा, उनकी इच्छा किसी के लिए मायने नहीं रखती। धर्म और नैतिकता के झंडा बरदार कर्मकांडी कठमुल्ले शोषणकारी धर्म ग्रंथों का हवाला देकर इनको लगातार रोकने की कोशिश करते रहे हैं। सनी सिंगड़ापुर और हाजी अली की क्लिपिंग याद कीजिए। पहले का शोषण कुछ स्पष्ट था, अब इसके सूक्ष्म रूप को अख्तियार किया गया है। श्रम शक्ति का सबसे सस्ता ही नहीं बल्कि सबसे लचीला हिस्सा ये आज भी हैं, जिन्हें मंदी के किसी हल्के दौर में भी सबसे पहले बेकार घोषित किया जाता है। भूमंडलीकरण ने उजरती गुलामी का नया तरीका इजाद कर लिया है, जिसमें घरेलू गुलामी से छुटकारा पाए वे उजरती गुलाम बना दी गई हैं। यद्यपि सर्वहाराकरण के चलते पारिवारिक जकड़बंदी से निकलकर वे घर से बाहर काम पर आईं, परंतु यहाँ भी उनका अवमूल्यन बदस्तूर जारी रहा।
नवपूंजीवाद और बाजार ने स्त्री विपणन को नई उत्प्रेरक शक्ति दी। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ललक तथा पुरुष की समतुल्यता की चाह ने उसे और शोषित किया। वुमन ट्रैफिकिंग आज बड़े पैमाने पर हो रही है। व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं अधिकारों की आड़ में बड़ी चालाकी से वैश्विक जगत के मीडिया जनित विज्ञापनों से लेकर साहित्य तक में इन्हें उघारा जाता है। सुपर मॉडल से लेकर विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी के ताज भेंट किए जाते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग बहानों से जो चीरहरण किया जाता है कि पता नहीं कहानी कहाँ रुकेगी। टिके रहने के लिए आज स्त्री एक मुफीद उपकरण है, चाहे वे स्त्री की तस्वीरें हों या उन पर रचा गया नाना वांग्मय। मीडिया क्रांति, सूचना जगत की महान शक्ति, सामर्थ्य और प्रभु विष्णुता जो इधर उदीयमान हुई है, उसके पीछे स्त्री की यौन मुक्ति के सर्वकालों से जुड़े फैशन, ग्लैमर और सम्मोहन के प्रौद्योगिकी मूलक रूपों की केंद्रीय भूमिका रही है। ये परिदृश्य हमारे सामने स्त्री मुक्ति के वास्तविक अर्थ रूपों को ही प्रकट नहीं करता, अपितु अवशिष्ट स्त्री भाव को पुरुष मानसिकता के द्वारा शोषित किए जाने लायक बनाता है, जिसका प्रयोजन है स्त्री के वास्तविक रूप का सदा के लिए सर्वथा दमन और पितृसत्ता की अंतिम विजय। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पूंजीवादी ही नहीं, पुरुष वर्चस्ववादी भी है। ये सही है कि स्त्री आदम जात का आधा हिस्सा है, पुरुष के साथ उसकी भागीदारी भी, परंतु हैसियत प्रश्नांकित। शाब्दिक अभ्यर्थना करते हुए उसे पावर वुमेन, नारी शक्ति के तमगे तो दिए जा सकते हैं जब तक वह उपयोगी तत्व बनी रहे। उसकी स्वतंत्रता, लैंगिक समता, समान नागरिक मूल्य धूर्त मुनाफाखोर संस्कृति में कतई विचारणीय नहीं है। वैश्विक पूंजीवादी का व्यवस्था का पुर्जा बनकर वह मुक्ति और बराबरी की यूटोपिया में खोई है। इंद्राणी, सची, श्रद्धा, पांचाली, गांधारी, अहिल्या, यशोधरा, मीरा ही नहीं, उनकी बेटियां भी प्रश्न करने मात्र से व्यवस्था से आत्म व्यवस्थित कर दी जाती हैं। राजतंत्र से भी आत्ताई बहुरूपधारी समसामयिक काल सिर्फ स्वीकार चाहता है, सवाल कतई नहीं। इसलिए हमारी बेटियों को संस्कारित किया गया है कि मत उठाओ प्रश्न ब्रह्म सत्ता पर, वो पुरुष है। मत तोड़ो इन नियमों को, पुत्री बन पिता का प्यार लो। अंकसाइनी बनो, फिर कोख में धारण करो पुरुष का अंश। मत रचो नया लोकाचार। राष्ट्रों, समुदायों, समाजों की मां बहन बेटियों की समस्याओं में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, पर उनकी टीस एक है, आत्मनिर्णय के अधिकार का न होना। इस अधिकार का सीधा संबंध स्त्री चिंतन की मूल चिंता से जुड़ा है। ये विचार पुरुष वर्ग के प्रति उत्तर नहीं, वरन पुरुषवादी सोच के लिए है। नारी विमर्श को उधारी संस्कृति में अभी लंबी दूरी तय करना है, डगर से भटके बिना। देखिए क्या होता है।